पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीएलए अंबाला मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हर्षी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। मैम। अब मैं आपसे, क्योंकि बाज़ार जो है यहाँ पे 25,700 के नीचे आ गया है यहाँ पर, और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो लेवल्स हाई लेवल्स पे था वहाँ से बाज़ार के जो पुट राइटर्स की भी पोजीशन देखें, कॉल राइटर्स की भी पोजीशन देखें, वो खिसक खिसक कर नीचे अब 25,900 पे एक तरफ बैठे हैं, एक तरफ हम 25,500 के ऊपर सबसे ज़्यादा ओआई देखने को मिल रहा है। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ मैम कि आपको अभी बाजार की स्थिति क्या लग रही है, क्योंकि पूरे जो समीकरण बिगड़े हैं उसमें अमेरिका या खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी भूमिका रही है इसमें। आप कैसे देख रहे हैं नतीजों का? जो है नतीजों पर रिएक्ट करता हुआ भी दिखेगा बाजार, और ख़ास तौर पे अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें, मैं यहाँ पर देख रहा था क्योंकि एच डी एफ सी का सपोर्ट तो मिल ही नहीं रहा था, लेकिन एक आईसीआईसी बैंक था जो लगातार लड़ रहा था, वो भी वहाँ यस, पे भी अब डाउन ट्रेंड की जो संकेत हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब आपका क्या मानना है यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर किन लेवल्स पर ध्यान रहना चाहिए? देखिए दोनों ही लेवल, पहले तो हम ये समझ लें कि ट्रेंड क्या चल रहा है। 26 के आसपास से एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी में आ चुका है, और लगभग लगभग आप मान के चले कि 56,900 इज मेजर रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर जब तक भी अगर आपको मिल जाए, बाय चांस, मुश्किल है, एक दो दिन में मिलेगा, लेकिन ये सेल ऑन राइज के ही लेवल्स होंगे। कोई भी ट्रेड, कोई भी जंप, कोई भी बाउंस अगर आपको इंट्राडे में मिल रहा है तो उसको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के तौर पर यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। जिसमें कि दोनों ही स्पॉट पर अगर हमको 0.25% 1% तक अपसाइड मूवमेंट बाय चांस मिल जाए, चांसेस कम है, बाय चांस मिल जाए, तो वहां पर हम सेलिंग के ट्रेड्स को ढूंढ सकते हैं हर्षी। और रही बात की इंपॉर्टेंट रेजिस्ट सपोर्ट क्या है, ऐसे जब जब सब जब गिरावट वाली मार्केट हो, जब ट्रेंड ऐसा हो, तो वहां पे सपोर्ट ढूंढते हैं। तो वहां पर मुझे आराम से लगता है कि निफ्टी 25,500 की तैयारी में है। जैसे ही 25,500 आ जाए, डायरेक्शनल ट्रेड की बजाय मेरा सजेशन ये होगा कि अगले 10-15 दिन के व्यू को ध्यान रखते हुए आप स्ट्रैडल्स को ट्रेड कर लीजिए, आराम से आपको वहां पर पॉइंट्स बन जाएंगे, सिमिलर वे में जैसे पिछले हफ्ते हमने ट्रेड शेयर किया था। तो यहाँ पर 25,500 जैसे ही आपका निफ्टी आ जाए, आप 25,500 का एक पुट और 25,500 की एक कॉल मंथली एक्सपायरी पर आप ले सकते हैं स्ट्रैडल की पोजीशन में। तो वहां पर आपको अच्छा खासे पॉइंट्स बनने के चांसेस होंगे। और बैंक निफ्टी में अगला जो सपोर्ट नहीं बोल सकते, टारगेट बोलना चाहिए, वो 58,700 है। और अभी जो कल मार्केट क्लोज हुई है वो 59,250 के पास में है। सो अनदर 1% इज देयर जो बैंक निफ्टी में एज अ टारगेट हमको मिलने की चांसेस है। नाउ व्हाई आई एम साउंडिंग सो बेरिश, देखिए जो ग्लोबल मार्केट से जो हमको जो हमको सारी डिटेल्स मिल रही हैं वो बहुत वीक है। आई मीन देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम आज की इस सब सिचुएशन में एक सिंपल स्टेटमेंट जो मुझे समझ में आई है कि चाइना हुआ, रशिया हुआ, वेनेजुएला हुआ, ये सारी कंट्रीज के पास में कुछ ना कुछ चाइना के पास स्पेसिफिकली, जब यूएसए इज नॉट हैप्पी विद इंडिया एंड चाइना, बोथ द कंट्रीज, लेकिन जब बात ये आती है कि उनके लिए वो थोड़े से माइल्ड हैं लेकिन हमारे लिए बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, तो उसका रीजन इतना ही बन रहा है दैट वी डू नॉट हैव मच टू ऑफर। हमारे पास ले दे करके एक मार्केट बेस था, कंज्यूमर बेस था, इसका भी उनकी मार्केट में हम लोग एज एन कंज्यूमर, एज एन एम्प्लॉयमेंट कुछ चीजें सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे एआई और ह्यूमनॉइड्स आएंगे तो हमारी वो इंपॉर्टेंस भी खत्म हो रही है। साथ में अब सिर्फ हम एक मार्केट बन के, लोग हमको सिर्फ पैसे देख रहे हैं दैट वी आर अ मार्केट, तो हमें अपनी मार्केट में एक्सेस दो। और इतना इजीली इतनी मार्केट को एक्सेस देना, ये हमारे लिए खतरे की बात है। तो जो इंपॉर्टेंस है ना, जो रेलिवेंसी है, आई मीन वी कैन नॉट ऑफर एनी काइंड ऑफ रेयर अर्थ मिनरल, हम कुछ ऐसे वैल्यू एडिशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत नेग्लेक्टेड सा बिहेवियर जो इंडिया के साथ में हो रहा है। तो सब लोग, सभी इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड इसको देख रहे हैं, और यही रीजन है कि हमारी करेंसी, आप देखिए धीरे धीरे करेंसी कहां तक पहुंच रही है। एंड आई एम रियली डाउट कि इस जनवरी खत्म होते होते 91 के पार फिर से निकल जाएगा डॉलर के अगेंस्ट में रुपी। तो ये बहुत ही मुश्किल बात है। एंड यही सब चीजें हैं जो हमारी मार्केट को प्रेशर में डालेंगी, फिर चाहे वो सप्लाई साइड में क्रूड हो जो हमारी मेजर एनर्जी का सोर्स है, या फिर हमारी मार्केट में जो हमारे इंपोर्ट्स है। तो सिचुएशन खराब है। और रही बात रिजल्ट, रिजल्ट उतने अच्छे इंप्रेसिव नहीं आएंगे हर्षी। जी, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है। अगर रिजल्ट उस तरीके से इंप्रेसिव नहीं आए तो फिर आप ये समझ लीजिए
खास तौर पे एफआईज जो हैं, पहले लग रहा था कि इमर्जिंग मार्केट से दुनिया के दूसरे देशों की तरफ इसी तरह का नजरिया है, लेकिन भारत की तरफ खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं। वो ये साफ तौर पर दिख रहा है, टारगेट इन द सेंस कि जो स्थिति बन रही है उस हिसाब से, वैसे नहीं कर रहे, लेकिन ये जो स्थिति बनती हुई दिख रही है उसके हिसाब से वो जो है नेगेटिव ट्रेंड साफ तौर पर दिखा रहा है, और नतीजों पर नज़र हमारी रहेगी और आपको लगातार बताते रहेंगे। मैम, अब हम कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर रिएक्ट बाजार आज करता हुआ चलेगा, नतीजे हैं बहुत सारे, नंबर्स हैं बहुत सारे, तो उसके ऊपर अपने दर्शकों को समझाते हैं और फिर सवाल भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करना चाह रहा हूँ। उसके आईपीओ को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है यहाँ पे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के चेयरमैन जो तुहिन कांता पांडे हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है यहाँ पे वीकेंड में कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया अब इसके आखिरी चरण में, आखिरी फेज में है यहाँ पर। तो ये एक जानकारी, यानी कि इसका मतलब ये है कि जल्द ही इसको मंजूरी मिल सकती है और जल्द ही इसका आईपीओ जो है वो लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। प्रक्रिया जो है फाइनल स्टेज में। अब ऐसे में इससे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने चाहिए? तो जो कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं आज आपको रडार पे रखने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो खबर है ये बहुत बड़ी है यहाँ पर, इस लिहाज से भी समझना चाहिए। मैम, आपके हिसाब से इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं और इसका असर क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, जो बिजनेस अभी चल रहा है उसके लिए दूसरा राइवल मार्केट में आ रहा है। बीएससी इसको डोमिनेट करता था अभी तक इस मार्केट को। एनएससी के आने से मार्केट में नए ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो जहां पर बीएससी था, अभी एनएससी आने की वजह से इट्स सिंपली व्हाट, इट्स एक्सचेंज, इट इज गिविंग अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने हिसाब से अपनी सिक्योरिटीज को, अपने एसेट्स को, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेबल है, आप उनको ट्रेड करते हो। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये काम कर रहा था, विच वॉज अ लिस्टेड कंपनी। एनएससी भी कर रहा है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। तो एनएससी बीएससी का एक और पीर आ रहा है मार्केट में, आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर एक कॉम्पिटिटर आ रहा है जो लिस्टेड कंपनी में आपको सेकेंडरी मार्केट में आपको ऑप्शन देगा ट्रेड करने के, इन्वेस्टमेंट करने के। तो ये एक चीज है। तो जो एक्सक्यूज मी, तो जो बिजनेस है वो बिजनेस जो है थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा। हालांकि जितने भी स्टॉक्स है, रही बात चाहे आप दूसरे स्टॉक्स लीजिए, मीन जो कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स हैं, जैसे शेयर वाले, शेयर इंडिया हो गया, एंजल वन हो गया, इनके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीएससी को हमको क्लोजली वॉच करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैम ने क्लैरिटी दे दी। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखना चाहिए यहाँ पर। अब हम लोग कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं। मैम, आर यू ओके? अगर आप पानी प्लीज़ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ले लीजिए। जब तक मैं अपने दर्शकों को बताया तो यहाँ पे कि डी मार्ट के क्या नतीजे रहे हैं यहाँ पर, एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं डी मार्ट के नतीजे यहाँ पर। तो आप देखिए Q3 के यहाँ पर नतीजे आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। 733 करोड़ से बढ़कर 856 करोड़ आया, करीब 17% वाई ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू के मोर्चे पे करीब 13% बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा आप एबिटा की बात करें यहाँ पर तो 20% का जंप देखने को मिला है। आप मार्जिन्स की बात करें तो 8% का जंप यहाँ पर भी आता हुआ दिखा है। और इसके साथ ही आप कुछ चीज़ें आप यहाँ पे समझ लीजिए, एक तो लाइक टू लाइक वाइज जो सेल्स ग्रोथ होती है उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है, जो यहाँ पर स्टोर के हिसाब से पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेपल प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिखें, जिसके वजह से जो मार्जिन है उसमें बहुत हल्का सा स्लाइटली सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, कंपनी की तरफ से ये बताया भी गया है यहाँ पे। इसके अलावा एक और जानकारी यहाँ पर है कि जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, एमडी और सीईओ जो हैं यहाँ पे, श्री इग्नेशियस नविल नोहरा साहब जो हैं, उनका जो कार्यकाल है वो भी 31 जनवरी 2026 को ख़त्म हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं हर लिहाज से यहाँ पे, नतीजों के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से। जिस पिछले क्वार्टर्स में हम लोग देख रहे थे एक दबाव था, अब स्थिति थोड़ी संतुलित होती दिख रही है, बैलेंस होती दिख रही है। वैल्यूएशन के पार्ट पर अभी भी ये महंगा ही है। आपके जो नंबर्स हैं अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो आ रहा है ठीक ठाक है, फूड, जनरल, इन सब सेगमेंट से, लेकिन जो वैल्यूएशन कंफर्ट है अभी भी डी मार्ट 3800 के आसपास आने के बाद भी अपने सेक्टर से लगभग 3 गुना महंगा है। सेक्टर 26 के मल्टीपल्स पर चल रहा है और ये 86 के मल्टीपल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, दो इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी। एंड बाकी जो बिजनेस इंडिया में है इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इनके और दूसरों के काम करने के तरीके में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है और जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि ये जहां पर भी अपने स्टोर्स खोलते हैं वो स्टोर्स ओन करते हैं, रेंट नहीं करते। तो इस वजह से जो उनकी एसेट क्वालिटी है, जो रेवेन्यू है कम, इस कंडीशन में क्या होता है ना, आपकी कंपनी के साथ में आपके डूबित होने की, जो एसेट क्वालिटी इंप्रूव्ड रहने की, हमेशा एक ना डूबने की और एसेट क्वालिटी हमेशा इंप्रूव्ड रहने की बहुत अच्छी जो है प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ओवरऑल
अब बात यहाँ पर ये आएगी कि 3800 के भाव पर इन सब फाइनेंशियल्स के साथ में ये कैसा लग रहा है। तो देखिए कंजप्शन की जो स्टोरी है, जिस तरह से थोड़ा बहुत जीएसटी घटा है, हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा अभी, बट थोड़ा बहुत असर जो है, थोड़ा एक मार्केट शिफ्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। मतलब क्योंकि एक्सपेंसिवनेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो जो एक क्लास थी जो थोड़े से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को प्रेफर कर पा रहा था, दे विल ट्राई टू कट शॉर्ट देयर बजट, जिसकी वजह से हमको डीमार्ट के जो मार्केट है, डीमार्ट का जो सेल्स है, उसमें असर पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। दैट्स माय ओपिनियन, जो कि हमको अगले 1-2 दिन में, अगले एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में दिख भी जाएगी। सो टू बी स्पेसिफिक, डीमार्ट को सिर्फ वो लोग खरीद सकते हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट का विचार रखते हो अगले 2 से 3 क्वार्टर्स के लिए, क्योंकि 3800 पर अगर आप आज खरीद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम आपको एक एवरेजिंग का मौका, मतलब 3400 3500 भी आएगा एक बार, उससे पहले ये सपोर्ट नहीं पाने वाला है। तो आप या तो वेट कर लीजिए 3500 के आसपास, नंबर्स पर ये रिएक्ट करेगा, हो सकता है 1-2% का, लेकिन थोड़े दिन के बाद में 3500 आना चाहिए, वहां पर हम लोग जो है एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। सो फिलहाल इट्स वेट एंड वॉच। नंबर ठीक है एज कंपेयर टू सेक्टर, लेकिन थोड़ा सा रुक के चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रुक के चलें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और फोकस में रहेगा आज ये स्टॉक यहाँ पर। अब इरडा की भी बात कर लेते हैं। इरडा के नतीजे भी आते हुए दिखे यहाँ पे शुक्रवार को शाम को, और आप यहाँ पे देखिए कि अगर नतीजों को देखें तो कंसोलिडेटेड के हिसाब से देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर करीब 38% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। पहले 425 करोड़ के आसपास था, अब यहाँ पर जो है 4,254 करोड़ के आसपास है, और वो 5,845 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखा है। 38% की जंप है। एनआईआई के हिसाब से देखें यहाँ पर, नेट इंटरेस्ट इनकम के हिसाब से देखें तो 35% की जंप यहाँ पे आई है। ग्रॉस एनपीए के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे जो एसेट क्वालिटी है जो है वो डेटोरेट होती हुई दिखी है यहाँ पे। 3.97% से घटकर 3.75% होती हुई दिखी है यहाँ पे। अगर आप नेट एनपीए की बात भी करें तो यहाँ पर आप देखिए ये भी बढ़ते हुए दिखे हैं यहाँ पर, 1.68% से बढ़कर 1.97% होते हुए दिखे हैं। यानी कि एसेट क्वालिटी में पेन जो है वो लगातार सस्टेन हो रहा है। यहाँ पर जो है उसमें स्थिति में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है, बढ़ती हुई दिख रही है। बाकी नेट प्रॉफिट या दूसरे जो पैरामीटर्स देखें, लोन जो ग्रोथ बुक है वो भी बढ़ती हुई यहाँ पर दिखी है। मैम, इरडा को लेकर क्या कहेंगे आप? यहाँ पर जो है जीएनपीए, एनपीए जो अगर हम लोग देखें साफ तौर पे, तो वो जो है वो डेटोरेट होते हुए दिख रहे हैं। यस, और किसी भी एनबीएफसी जो स्पेसिफिकली किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, इरेडा एनर्जी सेक्टर को, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फाइनेंसिंग में है, तो ये हो गया इरेडा स्पेसिफिक। लेकिन किसी भी एनबीएफसी, किसी भी बैंकिंग या लोन वाली इंडस्ट्री को, क्रेडिटर इंडस्ट्री को, अगर आपका एनपीए खराब हो, अगर आपकी लोन क्वालिटी जो आपके खराब हो रही है, डिट्रॉय हो रही है, तो उसकी वजह से कंपनी में आप ये समझे कि रिकवरी कैसे आएगी, पैसे कैसे आएंगे। सिंपल सा मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने मान लीजिए आपको कुछ पैसे दिए हैं, 10 लोगों को पैसे दिए हैं, लेकिन 10 में से मेरे सिर्फ 4 लोग ही मुझे रिटर्न कर पा रहे हैं ऑन टाइम। तो एक तो मेरी वहां पर जो मेरी एसेट है वो खराब हो गई। दूसरा, फर्दर लैंडिंग के लिए मेरे पास पैसे कम होंगे। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि इस प्रोस्पेक्ट से ये इसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। तो एसेट क्वालिटी, एनपीए कम होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और यहाँ पर दिख रहा है कि जो एनपीएज है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आने वाले समय में भी हम लोग इरेडा में थोड़ा और प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट। चाहे इसमें आपकी ग्रोथ अच्छी दिख रही हो, आपके लोन्स आपने अच्छे बांटे हो, लेकिन रिकवरी भी होनी चाहिए, तो वो मिसिंग है और वो एक्चुअली डिक्लाइनिंग है। तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न होगा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स। अब रही बात स्पेसिफिक टू द चार्ट, 136.50 के आसपास में ये भी है। सो डोंट ट्राई टू बाय इट एज ऑफ नाउ, इट इज एक्सपेंसिव, बिकॉज अगर यही डिक्लाइन आगे भी रहा, जैसे कि हमने बात भी की है कि एनर्जी पर फोकस रहेगा, लेकिन अगर इस तरह के रिजल्ट्स एक और क्वार्टर में आए तो इसमें और प्रेशर परसिस्ट होगा और प्रेशर यहाँ पर बढ़ सकता है। तो इसमें बाइंग के लिए हम इरेडा में खरीदारी के बारे में 110-120 के आसपास ही सोच सकते हैं। करंटली इट हैज क्लोज्ड इन प्रीवियस सेशन 136। सो रुक जाइए, अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, इट्स एक्सपेंसिव कंसीडरिंग द लेटेस्ट डेटा। बल्कि मैं कुछ डाटा भी देख रहा था, क्योंकि पैग की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो बिलो 1 जो होता है वो एक बेहतर वैल्यू दिखाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में देख रहा था तो रिन्यूएबल कंपनी से जुड़े हुए हैं, हालांकि कंपनी भी यहाँ पे फाइनेंस करती है। सोलेक्स एनर्जी जो है वो 0.10 है इसका पैग।
और वेबसोल की बात करें 0.11 है, सुजलॉन का 0.11 है यहाँ पे, यहाँ पर, और दूसरे वारी रिन्यूएबल और वारी एनर्जीज का तो यहाँ पर करीब 0.13 और 14 है। यहाँ पे एक दर्शक का भी सवाल लेते हैं मैम, स्टडी क्लासेस के नाम से। सुजलॉन के इनके शेयर हैं, इनके पास करीब 1728 शेयर्स हैं 52 रुपये के भाव पर। पूछें कि क्या करना चाहिए अभी इस लिहाज से यहाँ पर जो स्थिति देख रहे हैं? देखिए 47 रुपए का तो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्राइस था, आ ही गया। 49 तो आ ही गया है, 47 रुपए भी आ ही जाएगा। सो सुजलोन इज समथिंग दैट यू कैन नॉट ट्रेड, यू कैन इन्वेस्ट ओनली, एंड इट इज अ काइंड ऑफ स्टॉक जहां पर आप बाप रे, यस वेट, जी दिस इज द काइंड ऑफ स्टॉक जहां पर आप धीरे धीरे करके सिप्स कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी सेगमेंट में जो है फ्यूचर में ग्रोथ रहेगी। और इसके लिए हम जो कन्वेंशनल हमारे जो वेज हैं, चाहे कोल हो, थर्मल हो, क्रूड, इन सब से एक सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के फोकस्ड रह सकती है गवर्नमेंट, एंड रहना चाहिए। दिस इज द कॉल ऑफ द, ये मतलब दिस इज द 11th आवर कॉल। तो ये रहना चाहिए, और फ्यूचर में ही इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से आप इसको पैसा लगा सकते हैं। अभी के लिए 47 इज वेरी वेरी लाइकली कि आ जाएगा। आपको वहां पर अगर आपको लगता है कि आज से वी आर इन जनवरी 2026, और अगर आपको लगता है कि 28 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, तो ही आप इसमें थोड़े थोड़े करके पैसे डालो। हर 10 से 15% की डिक्लाइन पर आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। पूरा पैसा आपने एक साथ में डाला है तो चाहे तो अपनी पोजीशन को हल्का कर लीजिए, और डिपाए तब आप इसमें और एडिशन कर सकते हैं। या फिर आपके पास में पैसे हैं तो फिर आप जब ये 47-45 के आसपास भी आएगा, फॉर दैट मैटर एक्चुअली, तो वहां पर आप दोबारा से एडिशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें करंट प्राइस पर आपको मौका मिले तो थोड़े हल्के हो सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टॉक में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इसको होल्ड करके ही चलना पड़ेगा, कंसिडरिंग ऑल द मार्केट एस्पेक्ट्स, जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट के पास आप देखिए बजट के लिए फंड्स की जरूरत होती है, और फंड्स अगर आप देखेंगे तो फिलहाल फिस्कल डेफिसिट है। जी ठीक है मैम, यहाँ पर ये आपने बताया। एक और दर्शक का सवाल इसलिए लेते हैं क्योंकि जो स्टॉक है बेसिकली वो खबरों में आज रहेगा, रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अतुल जी का सवाल है, जय श्री राम करें। जय श्री राम आपको भी सर, और पूरे बोनस टीम को कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनका जो सवाल है वो ग्लोबल स्प्लिट्स के ऊपर है मैम। ये पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, इसके नतीजे आए ग्लोबल स्प्लिट्स के Q3 के, और जो मुनाफा है वो कई गुना बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखा है। मैं देख रहा था यहाँ पर आंकड़ों में, तो करीब करीब यहाँ पर ये जो है 30 करोड़ के आसपास जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है Q3 में यहाँ पे, जो कई फोल्ड जो है वो दिखाता है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें तो रेवेन्यू के मोर्चे पे भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है यहाँ पे। कंपनी जो कई ब्रांड्स जो है दोआब, सेवंथ हेवन ब्लू, तेराई जैसे ब्रांड्स जो है वो यहाँ पर बेचती है कंपनी। मैम आप कैसे देख रहे हैं इसको, और कंपनी को लेकर यहाँ पे जो नतीजे हैं उसको किस तरीके से रीड किया जाए स्टॉक के लिहाज से, क्योंकि पिछले फ्राइडे को तो हम शायद दबाव देख रहे थे इसमें। यस, और 2-3-4 महीने पहली बातें हैं शायद ये, कि जिसमें कि नई विस्कीज प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में 50% डिस्काउंट पर, आई थिंक कनाडा वाला था, या कोई और तो कंट्री है जिसको हमने अप्रूवल दे दिया है कि आप हमारी मार्केट में विस्की वगैरह बेच सकते हो, है ना। 50% डिस्काउंट, इंपोर्ट ड्यूटी घटाया था उसके ऊपर, एक्साइज। जी तो जितनी भी हमारी सिन गुड्स वाली कंपनीज है, चाहे आप डायरेक्ट अल्कोहल वाली लीजिए, तो ये अल्कोहल वाली ही कंपनी है फिलहाल के लिए। तो सिन गुड्स में जो सिगरेट वगैरह है उसके ऊपर अभी ना एक्स्ट्रा सेस वगैरह लगाया है। सो अभी हमने बातों बातों में एक बात बोली थी कि फिस्कल डेफिसिट है अपने पास में। तो ऐसी कंडीशन में जो इस तरह की कंपनीज होती हैं, जिस तरह के जो सिन गुड्स में मेजोरिटी ऑफ काम करती है, उन कंपनीज के ऊपर जनरली फोकस रहता है कि भैया इधर उधर से पैसा कम है, आप ही दे दो, एंड इट इज एंड दैट इजीली ट्रांसफरेबल, क्योंकि ये लत वाला प्रोडक्ट है, एडिक्शन वाला प्रोडक्ट है। तो आप इसमें इजीली जिसको चाहिए उसको चाहिए, इट्स लाइक दैट। तो इन कंपनीज में जब प्राइस अगर इंक्रीज होता है, विच इज लाइकली इन फ्यूचर, हो सकता है ये इट्स अ प्रेडिक्शन कि इन पर भी जो है एक्स्ट्रा चार्जेस सेस वगैरह लग सकते हैं। तो इन कंपनीज में जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी वजह से इनके मार्जिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होते इन लॉन्गर रन, क्योंकि जिसको जो रिक्वायरमेंट है उतना वो ले कंज्यूम करता ही है। तो वो एक चीज वहां पर इनके लिए ना एक पॉजिटिव साइड में काम करती है। इनके लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन सिर्फ यही होगी कि अगर हम बाहर की और भी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं अदर कंट्रीज के, उनके इंपोर्ट को अगर बढ़ा दें, उनके ऊपर अगर हम टैक्सेस को कम कर दें, तो इनकी मार्केट उस दिशा में कम हो सकती है। अदरवाइज प्राइस बढ़ने से
नहीं होगी। फिलहाल जो इसका ओवरऑल जो इसके बैलेंस शीट में जो एक्स्ट्रा एक देखेंगे आप, तो एक एक्स्ट्रा जंप दिख रहा है। सो दैट वी नीड टू चेक कि कोई पर्टिकुलर एसेट बेचने की वजह से हुआ है कि किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रेगुलर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ चलती है वो 6%, फिर 110 हुआ और अब 7,400% का ग्रोथ दिख रहा है। तो चेक करना है कि वो किस वजह से आ रही है। बाकी टू बी स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा दम है, रीजन एक्सप्लेन किया है कि ये एडिक्टेड वाला प्रोडक्ट है। फिलहाल जी इसमें बाइंग के मौके कहाँ पर ढूंढ सकते हैं हम लोग? ग्लोबल स्पिरिट में हम लोग लगभग 1250 से लेकर के 1400 के टारगेट देख सकते हैं, जिसमें कि करंट प्राइस पर आज की मार्केट जो है ये लगभग 1060 के आसपास हमको शायद ये मिलेगा। वहां पर एंट्री बना के 850 रुपए के स्टॉप लॉस पर हम इसमें एक एंट्री ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अपने दर्शकों को बता दें, ग्लोबल स्प्रेड जो है दुनिया के 87 से ज़्यादा देशों में जो है वो एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को, तो इस लिहाज से भी आप इस पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चिराग जी कह रहे हैं बाजार आज ऊपर जाएगा या नीचे, तो सर तमाम जानकारी जो लेवल्स हैं, नंबर्स हैं, वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। यहाँ पर तेजस नेटवर्क की बात करते हैं, पर टाटा ग्रुप की कंपनी, इसके भी नतीजे आते हुए दिखे हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पे वाई एन वाई बेसिस पे पहले आपको बताते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है आप देखिए करीब यहाँ पे 196 करोड़ का लॉस पर आता हुआ दिखा है। यहाँ पे रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें आप, क्योंकि पहले कंपनी जो थी वो प्रॉफिट में थी, वहाँ से प्रॉफिट में अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो 196 करोड़ का लॉस आया। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे ना, तो वो जो लॉस है वो थोड़ा श्रिंक होता हुआ दिखा है। लेकिन अगर साल दर साल के हिसाब से देखेंगे तो वो आपको दिखेगा ही कि पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव है। रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें आपको, तो रेवेन्यू भी काफ़ी हद तक डिप आता हुआ दिखा, 88% का डिप यहाँ पर है। एबिटा की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 260 करोड़ से घट के -239 करोड़ हुआ है यहाँ पर। और तेजस को मैं आपको समझाऊं कि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से ऑर्डर मिलते हुए देखे थे, खासतौर पर बीएसएनएल से जो ऑर्डर मिल रहे थे, वो जो है असर जो है स्टॉक में वो भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखा था। और कई जो ऐसे ऑर्डर्स थे जो पूरे तरीके से कंप्लीशन नहीं होते दिखे, उसका भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखा। मैम कैसे देख रहे हैं तेजस नेटवर्क को, नंबर्स क्या कह रहे हैं आपके हिसाब से? क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखी है, लेकिन साल दर साल के हिसाब से जो है वो बड़ा डिप दिखाते हैं। तो डेटा सीधा बता रहा है कि एआई अडॉप्शन इन लोगों ने उतना फास्ट नहीं किया। एंड अगर आपकी जो डिपेंडेंसी सर्टेन ऑफ क्लाइंट्स पर रहती है और वहां पर अगर उन क्लाइंट्स का ही अगर रेवेन्यू आपका प्रॉब्लमेटिक लगे, जैसे बीएसएनएल का नाम लिया, तो वहां पर कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा देखिए कि उसके डाइवर्सिफाइड उसकी क्लाइंट लिस्ट है या नहीं। एंड ये चीज जरूर देखना चाहिए। टू बी स्पेसिफिक कि क्या तेजस नेटवर्क जो टेलीकॉम इक्विपमेंट इंडस्ट्री में इतना क्यों इसके ऊपर इतना नेगेटिव प्रेशर आया है, उसका रीजन इसकी ज्यादा डिपेंडेंसी ऑर्डर्स के लिए बीएसएनएल के ऊपर ही थी। और बीएसएनएल का हाल किया हुआ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के हाल किया हुए, बीएसएनएल छोड़िए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के हाल किया हुए हमने देखा है। उसको डोमिनेट कर गए, उसमें बाजी मार गए दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उसका असर जो है सीधा सीधा हमको यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट्स में दिख रहा है। एंड इस समय ये ऐसा क्रुशियल टाइम है कि अगर नंबर्स अच्छे नहीं हुए तो कोई हाथ नहीं डालेगा, और आप मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी नहीं। तो फिलहाल के लिए तेजस नेटवर्क मेरी साइड से नो बाय है, इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ना तो फंडामेंटल सपोर्ट है और ना ही आपको वैल्यूएशन के पार्ट पर कोई भी कंफर्ट मिलेगा। सो फिलहाल ये अभी 417 के आसपास में है। इट इज वेरी लाइकली इन कपल ऑफ वीक्स इट मे रीच टू 330। तो आप वेट एंड वॉच करो। जो लोग पहले से इफ दे वांट दे कैन लाइट देयर पोजीशंस, अगर वो है तो जस्ट फॉर अ पुल बैक एग्जिट आपको मिल जाए, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए सलाह नहीं है। फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर सलाह नहीं है, मैम ने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी। एक मिस्टर राजपूत के नाम से एक हमारे व्यूअर हैं, ये JWL यानी कि जुपिटर वैगन्स के ऊपर सलाह चाह रहे हैं यहाँ पर। और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि लॉस पे हूँ मैं, 273 की बाइंग है। मैम अभी 294 है यहाँ पर। पिछले कुछ समय से स्टॉक जो है वो दबाव दिखा रहा है, लेकिन हालांकि एक महीने में 13% जो है यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखा है यहाँ पे। लेकिन रेलवे स्टॉक्स में बजट से पहले जो सुगवाहट रहती है वो अब इसमें देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे पूरे पैक में ही नहीं देखने को मिल रही है। रेलवे पैक में क्या करना चाहिए मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी? उसका एक कारण है। देखिए पिछले अब तक के बजट में JWL से बात करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ। पिछले सारे बजट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर गवर्नमेंट्स, ये बजट अलग है, क्योंकि
आपके इस बजट के टाइम पर आप कोई भी स्टॉक उठाने की कोशिश अगर करेंगे तो ग्लोबल मार्केट से इतना प्रेशर है कि वो स्टॉक जैसे होता है ना बहती गंगा में जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वो वाली कंडीशन मार्केट में होने के चांसेस है। क्योंकि आप बजट की कंसिडरेशन में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेंगे एंड उधर से फिर आपको कुछ भी वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक स्टेटमेंट, किसी भी डेवलप्ड कंट्री के ऊपर जो सेंट्रल बैंक है जैसे पॉवेल के ऊपर कुछ भी अगर स्टेटमेंट आप सैंक्शंस लगा रहे हैं, कुछ भी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मार्केट के सेंटिमेंट बिगड़ जाते हैं उसमें। तो आपका अच्छा खासा सेक्टर जो आपकी आपकी खुद की डोमेस्टिक मार्केट में सपोर्ट पा सकता है, वो भी नहीं मिलेगा उसको क्योंकि सेंटिमेंट खराब है। तो फिलहाल के लिए आज एक बहुत सिंसियर सजेशन मेरी तरफ से ये है कि ये बजट का टाइमिंग बाकी बजट के टाइमिंग से अलग है, तो अपने कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। रादर आप ये फोकस करें कि इस बजट से पहले मैं कुछ खरीद लूं और वो बहुत अच्छा रिटर्न दे दे। अगर आप ये करेंगे तो शायद आपको तकलीफ हो जाएगी। तो इस बार प्रोटेक्टिव जो है अपनी अप्रोच रखिए अपने कैपिटल के प्रति, ना कि उसको इंक्रीज करने की, रिटर्न को थोड़ा सा साइड लाइन करिए। ये कैपिटल बचाने वाला समय है। दैट्स द ओनली थिंग मैं समझाना चाहती थी क्योंकि मार्केट से अच्छे सिग्नल्स नहीं है अभी के लिए। वेल JWL जो है 293 पर है, वेरी वेरी लाइकली है हर्षी जिनका भी ये सवाल है 240-50 आएगा। तो आप सोच समझ के देख लीजिए, अभी मेरे हिसाब से तो 240-50 आएगा। एंड JWL वाज इन आवर टारगेट, वाज इन आवर रिकमेंडेशन आल्सो, टारगेट हो गया। अब दोबारा एंट्री नहीं करना है अगर आप सोच रहे हैं तो 240-50 की तैयारी आराम से है। ठीक है मैम, मेरा आखिरी आपसे सवाल है मैम, क्योंकि रेलवे पैक की बात हो रही है यहाँ पे, करनेक्स माइक्रो सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक फ्राइडे को क्रैश हो गया, 14-15% की भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। और ये भी जो है रेलवे से जुड़ा हुआ है। खासतौर पे ये स्टॉक तब रिएक्ट करता है जब सरकार की तरफ से यहाँ पे सुरक्षा कवच को लेकर बहुत तरह के यहाँ पे जब ऑर्डर्स मिलते हैं तो स्टॉक जो है वो भागने लग जाता है। लेकिन अब खबर जो निकल के आई है यहाँ पर, खबर ये निकल के आई है कि यहाँ पे जो सरकार की तरफ से ऑर्डर थे मिले थे, वो एक ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। यहाँ पे कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई यहाँ पे, और एग्जीक्यूशन ना होना, मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पे कि बहुत सारी डिफेंस कंपनियों को यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते हैं और तो दूसरी कंपनी को मिलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन भी समय पे होना चाहिए, वरना उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव देखने को मिलता है। मैम आपसे समझना चाहते हैं यहाँ पे, अब एग्जीक्यूशन तो नहीं हो पाया समय पर और बहुत सारे बल्क में ऑर्डर अभी भी हैं कंपनी के पास, ये क्या कोई टेंशन वाली बात है आगे के लिए भी? और किस लिहाज से यहाँ पे करनेक्स माइक्रो सिस्टम के जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लेवल्स, क्या ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर? आज की मार्केट प्री मार्केट दिखा रहा है हर्षी कि ये 14-15% गैप डाउन होगा। ठीक है, तो पिछले सेशन में ये 1200 के आसपास क्लोज हुआ और आज लगभग 1000 से 1020 के आसपास ये आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तुरंत ना खरीदिए, थोड़ा सा और वेट करिए, इसको लगभग 950 से 970 की रेंज में आने दीजिए। वहां पर आप एक बार वैल्यू बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि और एक चीज जो आपने हाईलाइट की है, तो रेंज तो हम समझ गए कि 930 से 950 से 970 के आसपास। एक चीज जो और आपने हाईलाइट की है कि अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर आप पूरे नहीं कर रहे हो किसी के भी वैसे, तो उसमें होता क्या है कि आपकी जो आपकी रैंकिंग कम हो जाती है, आपकी प्रायोरिटी आपको कम हो जाती है कि फ्यूचर में भी आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर टाइप के ऑर्डर्स के लिए। सो ये काइंड ऑफ ब्लैक लिस्टेड और ब्लू लिस्ट, ग्रे लिस्ट में आप आ जाते हो। तो वो चीज कंपनी की साख को फ्यूचर ऑर्डर्स लेने में भी बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत नेगेटिव डॉट की तरह देखा जाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर प्राइस में दिखेगी, तो जिसकी वजह से वो 950-70 तक आ सकता है, आप उसको उस समय वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। बाकी यस जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। और साथ ही मैम जाने से पहले एक बार डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। डिस्क्लेमर तो मैनी स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो सिमिलर व्यू बाइंग सेल का जो भी रिकमेंडेशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेंबर्स के पास भी हम लोग शेयर करते हैं, तो दैट थिंग इज गोना ऑलवेज देयर। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक ऐसा कोई स्टॉक नहीं, तो जो पर्सनली मैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में होल्ड कर रही हूँ। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसिडर द रिस्क फर्स्ट बिफोर इन्वेस्टिंग और टेकिंग एनी डिसीजन फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। बाकी आज थोड़ा सा खांसी थी तो प्लीज नहीं मैम, प्लीज टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए, मेडिकेशंस लीजिए और जल्दी स्वस्थ होइए ताकि आपके साथ फिर चर्चा की जाए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे बताए थे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टीज हैं। सबसे पहले तो देखिए सुबह 10 बजे यहाँ पर आपको प्रदीप हल्दर जी मिलते हुए दिखेंगे यहाँ पे यार बाजार में। इसके अलावा आपको यहाँ पे VL अम्बाला मैम वापस जुड़ते दिखेंगे, निशित दोषी साहब जो हैं वो जुड़ते हुए दिखेंगे। 1 बजे की बात करें रवि सिंह हैं,
और इसके अलावा मुदित गोयल हैं, तो वो तमाम एक्सपर्ट जो हैं वो जुड़ते हुए दिखेंगे। साथ ही अगर हम लोग आगे बढ़े, आप देखिए सिक्योरिटी टिप 4 बजे, वो मिस मत कीजिए। रात को 9 बजे की बात करें यहाँ पर तो क्रिप्टो काउंटर होगा यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे राहत दीजिए, बहुत सारे दर्शकों के सवाल रहेगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।